नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी के लिमिटलेस दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अलग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ SIVB, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, और कैसे ये जर्मनी के बैंक्स को इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर इंडिया की इकोनॉमी या फिर स्टॉक मार्केट या बैंक्स को इफेक्ट कर सकता है। तो आज हम क्विकली उस बारे में बात करेंगे। ये हाँ जी, बहुत ही अलग वीडियो है, पर जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नाम है अभी की लिमिटलेस दुनिया, तो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करते हैं। और मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सब लोगों को पता होना चाहिए हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए कि जो जर्मनी में रहते हैं कि क्या हम अभी भाई क्या हम अपना पैसा बैंक्स में मतलब डिवाइड कर दें, यानी कि अगर आप हमारा सेविंग्स अकाउंट डॉइच बैंक में है तो क्या हम उसको फोक्स बैंक में या फिर कॉमर्स बैंक में भी डिवाइड करके रखें, क्योंकि ये जो बैंक कोलैप्स है क्या ये जर्मनी में भी हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि SIVB, सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ क्या है। तो बेसिकली हुआ ये कि सिलिकॉन वैली बैंक एक सिलिकॉन वैली का बैंक है जो जिसके जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं इस बैंक के, वो हैं स्टार्टअप बिजनेसेस। अब स्टार्टअप बिजनेसेस अच्छे हैं, ठीक है, जैसा आप जानते हैं ये शादी.com और बाईजू वगैरह ये सारे स्टार्टअप बिजनेसेस ही थे जो बड़े बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है कि एक बैंक अगर स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए खुला हुआ है जिसके मेजॉरिटी कस्टमर्स या क्लाइंट्स स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, तो एक तरह से उनको प्रमोट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर एक तरफ से दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये इतना भी अच्छा नहीं है। क्यों, उस बारे में बात करते हैं। पहली बात, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो कैश बर्निंग मशीन्स होते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ फेज में है, वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में ही लगा रहे होते हैं। और SIVB के जो कस्टमर्स थे वो 40 to 50%, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उनकी वेबसाइट पे स्टेटमेंट है कि उनके जो मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं वो स्टार्टअप्स ही थे। और जैसा मैंने बताया, ये स्टार्टअप्स होते हैं वो कैश बर्न करते हैं। तो कैश बर्न करने की वजह से इनको वेंचर कैपिटल फंडिंग करते हैं। जैसे आप शार्क टैंक, आप इंडिया का देख रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक US, तो वो जो सारे वहाँ जजेस बैठे होते हैं, हाँ, अनुपम मित्तल और नमिता, तो ये सब बिजनेस को फंड करते हैं, अमन, तो ये सब बिजनेस को फंड करते हैं। वो देखते हैं कि इस बिजनेस में हम अपना पैसा 10x 15x 20x कर सकते हैं कि नहीं। तो वेंचर कैपिटल्स इसी उम्मीद से पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में कि हो सकता है एक दिन ये छोटी कंपनी बायजू बन जाए, तो हम पैसा कमाएं और एग्जिट कर लें बिजनेस से, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। तो वेंचर कैपिटल फंड्स का काम ही होता है, तो वो इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। पर कुछ स्टार्टअप्स, और बहुत से स्टार्टअप्स, कुछ नहीं पर बहुत से स्टार्टअप्स पैसा बर्न करते हैं, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होते, और उनको जब पैसा बर्न कर रहे होते हैं तो रेगुलर पैसों की ज़रूरत पड़ती है कि इनफ्लो पैसा आता रहे। तो SIVB बैंक के जो मेजर कस्टमर्स हैं, सिंस वो पैसा बर्न कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि पहली बात, SIVB उनमें से एक बैंक है जो ऐसे स्टार्टअप्स को फंड भी करता है, तो वो एक एज अ वेंचर कैपिटल के जैसा भी एक्ट करता है। तो हुआ ये कि अब उनके जो स्टार्टअप्स थे वो पैसा बहुत बर्न कर रहे थे, तो अब SIVB उनको फंड कैसे कर रहा होगा? दो तरीकों से। पहली बात, जो दूसरे कस्टमर्स जो SIVB में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे आप और मैं अपना पैसा किसी बैंक में रखते हैं इन सेविंग्स अकाउंट, तो वो डिपॉजिट यूज़ कर रहे थे इन कंपनीज को फंड करने के लिए, या फिर वो उन डिपॉजिट को जो हर बैंक करता है, डिपॉजिट कस्टमर्स का पैसा, आप और मेरे जैसे क्लाइंट्स का पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको वो कहीं डालते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, और फिर वहाँ से वो रिटर्न लेके या तो विड्रॉ, अगर मुझे पैसा विड्रॉ करना है तो हमें देंगे, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ से इनकम लाने के लिए। तो हुआ ये कि पहली बात, उनके डिपॉजिट्स गिरते गए, क्योंकि ये जो कंपनीज थी इन ये पैसा बर्न कर रही थी, तो ये पैसा डिपॉजिट कहाँ से करेगी बैंक में जब पैसा बर्न ही हो रहा है, उनके कंपनीज पैसा ही नहीं बना रही, तो डिपॉजिट कैसे करेंगी? तो इनका ये डिक्लाइन होता गया, जो आप चार्ट में अब देख रहे होगे कि उनका डिपॉजिट काउंट गिर रहा था। तो अब हुआ क्या कि कस्टमर्स को पैसा चाहिए था, तो अब उनको पैसा देने के लिए क्या करना पड़ा, अपने एसेट बेचने पड़े एट अ लॉस। $22.8 बिलियन के एसेट्स इन्होंने लिक्विडिफाई करे। लिक्विडिफाई का मतलब, जैसे आपने घर खरीदा, तो आपको अब पैसा चाहिए इमरजेंसी में, तो आपने घर बेच दिया, ठीक है, तो वो एक एसेट जो आपने बेचा उसको लिक्विडिफाई किया, इसको कहते हैं लिक्विडिफाइंग, और इनको लॉस हुआ $1.8 बिलियन का, ठीक है। तो अब इनको ये बेचना क्यों पड़ा? तो जैसे मैंने दिखाया आपको कि इनके डिपॉजिट्स जो थे, हाँ, वो डिक्लाइन हो रहे थे, इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे, और इस वजह से इनको
पैसा देने के लिए लोगों को, उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स को पैसा देने के लिए ये एसेट्स बेचने पड़े। अब हुआ ये लॉस क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, बैंक्स अपना पैसा कहीं पार्क करते हैं इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट, और वहां से वो रिटर्न लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था इन बैंक्स ने, और बहुत से दूसरे बैंक्स ने भी सेम ही किया होगा, क्योंकि आजकल वही सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। पर इन्होंने अपना पैसा बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया। बॉन्ड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो गारंटीड रिटर्न्स देती है। जैसे आप कोई भी प्लान कराते हैं किसी बैंक्स में, तो एक मेच्योरिटी टर्म होती है, ठीक है। अब वो मेच्योरिटी टर्म यानी कि उतना टाइम तक आपका पैसा लॉक्ड है, और अगर आप उससे पहले निकालोगे आपको फीस देनी पड़ेगी, है ना, और आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे एफडी हो गई। अब जैसे आप अपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, आप 10 साल तक आप उसको लॉक करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 10 साल मेच्योरिटी पीरियड है, तो 10 साल से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको थोड़ा लॉस होगा ऑब्वियसली। वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स में उन्होंने पैसा डाला। अब हुआ क्या, वो मेच्योरिटी तक पहुंचा नहीं, उनको पैसों की जरूरत थी, तो उनको वो सेल करना पड़ा लॉस पे। और यही हुआ एसआईवीबी बैंक के साथ कि उनको वो लॉस पे सेल करना पड़ा, और वहाँ पे उनका लॉस हुआ। अगर वो मेच्योरिटी तक जा सकते थे तो ये सारा लॉस नहीं होता। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा एक साइकिल बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, उनको पैसे देने थे इन्वेस्टर्स और अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो अब यही हो रहा है कि अब आप अपने आप से खुद सवाल पूछिए। अगर आपको पता चले कि एक बैंक जो है वो, उनका डिपॉजिट काउंट कम हो रहा है और उनको अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं लोगों को पैसा देने के लिए, सिंपल पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो क्या आप कंफर्टेबल होगे उस बैंक में पैसा डालने के लिए? नहीं, है ना। तो यही हुआ एसआईवीबी के साथ, और यही रिटेल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने सोचा कि ये शायद सारे बैंक्स के साथ होगा और एक एक डोमिनो इफेक्ट बनाएगा। डोमिनो इफेक्ट यानी कि एक के बाद एक सारे बैंक्स गिरते जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, आजकल सारे बैंक्स अपना पैसा बॉन्ड मार्केट में पार्क करते हैं। पर बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ही अलग रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बॉन्ड का यील्ड गिरता जाएगा। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, पर अभी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, क्रिस्प रखने के लिए, बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हुआ ये कि बॉन्ड मार्केट, उन्होंने पैसा पार्क किया था, वो मेच्योरिटी तक नहीं रुक पाए, और इसी टाइम पे एक शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बहुत बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से उनको वो एक्स्ट्रा लॉस हुआ। एक तो मेच्योरिटी से पहले पैसा निकालने का लॉस, प्लस इंटरेस्ट रेट्स इतने हद तक बढ़ गए थे कि वो बॉन्ड यील्ड बहुत गिर गया है। तो इस टाइम पे उनको जो यील्ड मिला वो बहुत ही कम मिला। तो ये हुआ उनके साथ। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये दूसरे बैंक्स को इफेक्ट करेगा, जर्मनी में, इंडिया में? वेल, नहीं। बहुत से लोग इस क्राइसिस को 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जहां पे लीमन ब्रदर्स ने बहुत ही मैसिव गलत स्टेप लिया था। तो वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत ही मुश्किल फंडामेंटल पे बेस्ड था, सब प्राइम लोन। सब प्राइम लोन्स में जब पैसा उन्होंने डाला तो वो रिस्की फंड्स थे, बॉन्ड मार्केट की तरह नहीं। बॉन्ड मार्केट रिस्की फंड्स नहीं है। तो सारा जो बेसिक बैंक का स्ट्रक्चर है आजकल के बैंक्स का, वो बहुत ही एक तरह से सेफ स्ट्रक्चर है। अब एसआईवीबी का प्रॉब्लम ये था कि उनका जो ये मैनेजमेंट था वो बहुत ही गलत था। पहली बात, वो कहाँ पे गलत गए? पहली बात, उनके सारे जो मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं वो स्टार्टअप्स थे, और दूसरी बात, उन्होंने अपना सारा पैसा बॉन्ड मार्केट में लगाया हुआ था। अब ये उनको पता होना चाहिए था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि उनको अपने एसेट लिक्विडिफाई करने पड़े एट सम पॉइंट। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स पैसा खोएंगे, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे। और स्टार्टअप्स को अगर फंडिंग मिलनी बंद हुई और रिसेशन आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं एज एन इन्वेस्टर भी पैसा ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रिसेशन के फियर की वजह से इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा रोकने की कोशिश करेंगे और किसी भी अरे गहरे बिजनेस पे नहीं लगाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए था बैंक को कि इन्वेस्टर्स का पैसा जाना इन बिजनेसेस में कम होगा। अब जब ये बिजनेसेस के पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसा पार्क कहाँ करेंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं है? तो इसलिए उनके डिपॉजिट फंड्स कम होने ही थे। पर इस बैंक ने शायद समझने में देरी करी। तो ये जो मैनेजमेंट स्टाइल था, ये जो ऑपरेशन स्ट्रक्चर था, वो ही बहुत गलत था। पर सारे बैंक्स का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। आजकल सारे दूसरे बैंक्स बहुत ही मेजरली डाइवर्सिफाइड हैं। पर हाँ, अगर कोई बैंक एसआईवीबी की तरह बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख के चलेगा तो वो बैंक भी सामने आएगा आने वाले दिनों में। पर अभी तक मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से
सारे बैंक्स ऐसे नहीं हैं, इसलिए जर्मनी के बैंक्स सेफ हैं और इंडिया की स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से अभी सेफ है, क्योंकि हाँ निफ्टी में ये इफेक्ट डाल सकता है पर लॉन्ग टर्म नहीं डालेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये इधर तक ही रुकेगा। एक दो बैंक्स शायद सामने आए स्टॉक मार्केट में, ऑफ कोर्स इफेक्ट करे, पर मेरे हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरे लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं और जो फिक्र कर रहे हैं कि हम अपना पैसा दूसरे बैंक्स में डालें, उनको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंडिया में है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इतनी फिक्र करने की बात नहीं है। तो बस दोस्तों यही कवर करना था, बहुत ही अलग सी वीडियो थी पर होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्ते और शब खैर।